गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने शल्य तंत्र में यंत्र स्टार्ट किया था, जिसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे। शमी यंत्र कहाँ पे यूज होता है? तो अर्शपीड़न के लिए अष्टांग संग्रह ने बोला है। फिर उसके बाद बस्ती यंत्र, वय भेद के हिसाब से, उम्र के हिसाब से चार टाइप बोले हैं उसके अंदर। तो एक वर्ष के लिए 6 अंगुल लंबा कनिष्ठिका उसका परिणाम होना चाहिए, और कर्णिका स्थान वो 1.5 अंगुल ऊपर होना चाहिए, और अग्र छिद्र जो है आगे का छिद्र वो मुद्ग। तो बस्ती नेत्र, उसके बारे में याद रखना है कि उसका परिणाम कितना है, उसका लंबाई कितना है, अग्र छिद्र कितना बड़ा है, और कर्णिका स्थान कहाँ पे है। तो बस्ती नेत्र में हमको पता है पीछे 2 कर्णिका रहती है और आगे एक रहता है। पीछे वाले 2 बस्ती पुटक बांधने के लिए, और आगे वाला एक जो है वो बस्ती गोदा में कितना प्रवेश होना चाहिए उतना। ठीक है। तो एक वर्ष के लिए 6 अंगुल लंबा, 8 वर्ष के लिए 8 अंगुल, 16 वर्ष के लिए 10 अंगुल, और 25 वर्ष के लिए 12 अंगुल, ये याद रखना है। और बाकी जो परिणाम है वो अपने उंगलियों पे इमेजिन करना है। एक वर्ष के लिए कनिष्ठिका, उसके बाद अनामिका, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद ये वाली उंगली इंडेक्स फिंगर को छोड़ना है, और अंगुष्ठ। तो ये 1 2 3 4 ऐसे चीजों को लेना है हमको, चार। ठीक है। फिर इसके बाद कर्णिका स्थान, 1.5 अंगुल पे 2 अंगुल, 2.5 अंगुल, 3 अंगुल, 1.5, 2, 2.5, 3। उसके बाद मुद्ग माश कलाय पोलास्ती क्लिन्न कला, मुद्ग माश कलाय क्लिन्न कलाय, ऐसे ही याद करना है। पस्ती यंत्र, एक वर्ष के लिए मुद्ग मतलब हरा मूंग जो रहता है उतना, 8 वर्ष के लिए माश के जितना अग्र छिद्र, 16 वर्ष के लिए कलाय मतलब वटाना, और 25 वर्ष के लिए क्लिन्न कलाय भिगाया हुआ जो कलाय रहता है इतना बड़ा होना चाहिए, या बैर के बीच के जितना। फिर उत्तर बस्ती यंत्र, 2 टाइप है, एक स्त्री के लिए एक पुरुष के लिए। पुरुष के लिए सुश्रुत ने 14 अंगुल लंबाई बोली है, वाग्भट ने 12 अंगुल बोला है। परिणाम है उसका मालती पुष्प और भ्रूणताग्र। आज हमने उत्तर बस्ती का एक फोटो शेयर किया है ग्रुप में, मतलब सर्विक्स कैसा दिखता है वो एक बार देख लेना। फिर छिद्र जो है उसका पुरुष के लिए शर्षप जितना होना चाहिए, कर्णिका मध्य भागी होना चाहिए उसमें। स्त्री के लिए 10 अंगुल, और परिणाम है उसका मूत्र स्रोत के जितना। मुद्ग जो छिद्र है उसका वो मुद्ग प्रमाण में, और कर्णिका 4 अंगुल, 4 अंगुल पर होना चाहिए। फिर इसके बाद व्रण यंत्र, 8 अंगुल प्रमाण। अष्टांग रुद्र ने 6 अंगुल बोला है। मुद्ग स्रोतस, उसका जो अंदर का हॉलो स्पेस है वो मुद्ग जितना, और उसमें कर्णिका नहीं रहती है। तो पीजी का क्वेश्चन आ सकता है कौन से बस्ती यंत्र में कर्णिका नहीं रहती है, तो वो वर्ण यंत्र में। उत्तर बस्ती में रहता है, और बस्ती जो सादा है गोदा बस्ती के लिए उसमें रहता है कर्णिका। वर्ण बस्ती के लिए जो यंत्र यूज होता है उसमें कर्णिका नहीं रहता है। धूम यंत्र, उसका मूल अंगुष्ठ और अग्र कनिष्ठिका। तो अपने हाथ को जो वो स्वैग का सिंबल है, अंगुष्ठा आगे से और पीछे से कनिष्ठिका, वो वाला याद रखना, ये धूम यंत्र के लिए। फिर उसके बाद जो प्रायोगिक स्नेहिक विरेचनिक धूमपान बोला है, उसके लिए उसकी लंबाई कितनी है और कहाँ पे यूज करते हैं वो एक क्वेश्चन आता है। तो प्रायोगिक धूमपान, स्नेहिक धूमपान, वैरेचनिक धूमपान, कासंग धूमपान और वमनीय धूमपान। उसकी लंबाई सुश्रुत ने 48 अंगुल, वाग्भट ने 40 अंगुल, चरक ने 36 अंगुल इतनी बोली है। फिर स्नेहिक के लिए 32, विरेचनिक के लिए 24, कासंग 16, वमनीय 16, 16 16 याद रखना है। स्रोतस कलाय के जितना, प्रायोगिक हो, स्नेहिक हो, विरेचनिक हो, सब कलाय जितना, और उसके बाद कासंग वमनीय कोलास्ती। फिर अलाबू, ये सब एक पेज पे फोटो बनाना है और दीवार पे चिपका देना है। अलाबू एक बनाओ, उसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए, परिणाम मतलब सरकमफरेंस 18 अंगुल होना चाहिए, और मुख 3 से 4 अंगुल का होना चाहिए। नेक्स्ट, वाग्भट ने घटी यंत्र का प्रयोग गुल्म विलयन के लिए बोला है, या गुल्म उन्नमन के लिए बोला है। श्रृंग यंत्र, मुख उसमें 3 अंगुल का होता है, छिद्र सर्षप के जैसा होता है, सर्षपाकार, और लांबी उसका अष्टांग संग्रह ने 8, 10, 12 अंगुल, रस्व मध्य दीर्घ का बोला है। अष्टांग ने 18 अंगुल बोला है। फिर भालकी, भालू की, ये श्वेत वर्णी गायचे श्रृंग, जो सफेद कलर की गाय होती है उसके सींग को भालू की बोलते हैं, भालू की यंत्र।
बाकी अन्य यंत्रों के बारे में क्या बोला है वाग्भट ने? कंठावलोकन यंत्र, मतलब कंठ में जैसे अभी स्कोपी रहता है, तो ऐसे कंठ अवलोकन, कंठ में देखने के लिए जो यंत्र, कंठावलोकन यंत्र। अंगुली पत्रक, फिर से योनि व्रणेक्षण, कुछ वगैरह आ जाएगा इसमें, नाड़ी छेदन यंत्र। फिर योनि व्रणेक्षण 16 अंगुल, योनि व्रणेक्षण 16 अंगुल होता है। मध्य भागी सुशिर, बीच में खड्डा रहता है उसमें। अंभोज मतलब कमल मुकुल के जैसा, आगे से टेपरिंग रहता है। नाड़ी छेदन यंत्र, लंबी उसकी चरक ने आधा या एक व्याम, आधा या एक व्याम बोला है। उसका मूल जो है 1/4 और अग्र 1/8 व्याम होना चाहिए। तो सुश्रुत ने आधा व्याम बोला है। हस्तशुंडिका, ये अच्छे से याद रखो, हस्तशुंडिका उसकी लंबाई, हस्तशुंडिका किसने बोली है? सुश्रुत ने बोली है। चरक ने कितने बोली है? आधा या एक व्याम बोला है। संग्रह ने 1.5 व्याम बोला है। और वो 3 जगह पे टर्न हुई हुई चाहिए, 2 या 3 जगह पे, क्योंकि हिट डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए। फिर शलाका यंत्र, उसके नाम क्या क्या है? गंडुपद, सर्पफर्ण, शरमुख, बड़िशमुख, मसूर दल, मात्र मुख। प्रकार सबके दो दो। फिर उसके बाद कार्पास, कृतोष्णश्यु, 6 प्रकार। जो गंडुपद, सर्पफर्ण, शरपुंख, बडिशमुखी, मसूर दल, मात्र मुख, ये दो दो प्रकार है इसके। और इन सबका उपयोग एशन, व्यूहन, चालन, इनके लिए यूज होता है। बडिश उसमें से है जो स्वानत और नातियन। फिर मसूर दल मात्र मुख है, उसके भी 2 प्रकार है। स्रोतों को छल्ले निकालने के लिए यूज होता है, किंचित अनताग्र। फिर कार्पास सकृतोष्णिव, 6 प्रकार है, प्रमार्जन के लिए यूज होता है उसका। तूल मतलब कार्पास वेष्टित अग्र, आगे से कॉटन लपटे हुआ रहता है उसमें। नासा में यूज करना रहेगा तो 6 अंगुल या 7 अंगुल, कर्ण में 8 या 9 अंगुल, और गुदा में 10 से 12 अंगुल। द्रवी कृति मतलब किचन में जो बड़ा वाला चम्मच रहता है, वैसा दरवी के जैसा। 3 प्रकार इसके। क्षार औषधि प्रणिधान करने के लिए, क्षार औषध लगाने के लिए। और निम्न खल मुखानी पली प्रमाणी, तो जो उसका आगे का पार्ट है वो चम्मच के जैसा, उसमें खड्डा रहता है। फिर जाम्बा वदना, अंकुश वदना, इनके 3 3 प्रकार है। अग्निकर्म के लिए यूज होता है ये। तो ये सब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अंकुश वदना ये यंत्र का प्रयोग क्या है, तो अग्निकर्म है। दार्व्य कृति जो है वो क्षार औषध परिधान, ये इंपॉर्टेंट है। क्षार औषध परिधान के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो द्रव्य कृति। तो ऐसे ऐसे इसको ध्यान में रखना है, बार बार पढ़ना है। वो 12 10 8 अंगुल का रहता है, जाम्बवदना, अंकुश वदना। फिर कोलास्य दल मात्र मुख, नासार्बुद हरण, जो ऐसे अलग अलग बोले, नासार्बुद हरण के लिए कोल अस्थि दल मात्र मुख, एक ही प्रकार है उसका। खल्ल जो है उसका तीक्ष्ण ओष्ठ रहता है। ये बहुत टाइम लेता है वैसे, लेकिन इसको बार बार पढ़ोगे तो याद करना है। एक दूसरे को पूछते रहना है, अपना ग्रुप होगा तो जैसे उसमें पूछना है नासारबुद्ध निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, तो कलास्य जल मात्र मुख। अग्निकर्म के लिए जाम्बवदना, अंकुश वदना। क्षार औषध के लिए द्रव्यकृति यंत्र। तो ऐसे एक दूसरे को पूछ पूछ के 5 मिनट में रिवाइज करना है। फिर उसके बाद अंजन के लिए, अंजनार्थ एक ही प्रकार है। अंजन के लिए 8 अंगुल, लेखन करना है तो ताम्र से, रोपण करना है तो लौह धातु से, और प्रसादन करना है तो सुवर्ण रजत से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है कि लेखन करने के लिए किस धातु का यूज करते हैं हम? ताम्र का। ये अपने सादे बॉडी में भी यूज होता है, ताम्र भस्म। यकृत पित्त वगैरह में लेखन करने के लिए ताम्र भस्म यूज होता है। तो वैसे ही नेत्र में लेखन के लिए ताम्र, रोपण के लिए लौह या अंगुली, और प्रसादन के लिए सुवर्ण और रजत। फिर उसके बाद मूत्र मार्ग विशोधनार्थ, एक ही प्रकार है। मूत्र मार्ग विशोधन के लिए मालती पुष्प वृंताग्र परिणाम होना चाहिए। फिर और बाकी सब जो यंत्र है उसके बारे में बोला है। गर्भशंकु, गर्भशंकु सुश्रुत ने 8 अंगुल, संग्रह ने 18 अंगुल, मूढ़ गर्भ के हरण के लिए बोला है। अष्टांग संग्रह ने दंत निर्घातन यंत्र और कर्ण शोधन यंत्र भी बोला है। ठीक है। अंजन शलाका 10 अंगुल नाम बोला है। फिर आंत्रवर्धम शलाका, आंत्र वृद्धि में दहन कर्म के लिए उसका यूज होता है। उपयंत्र, ये 6th है, छठा टाइप का जो यंत्र है वो उपयंत्र है। उसकी संख्या कितनी है? 25। वाग्भट ने क्या बोला है? 19, उनको ही अनुयंत्र बोला है अष्टांग हृदय ने। तो उपयंत्र का मतलब क्या है? जब शस्त्र नहीं रहेंगे तब इनका यूज करना है, उसको उपयंत्र बोलते हैं। फिर इसके बाद चर्म, चर्म के लिए गुद भ्रंशातिल बंध, चर्म जो उपयंत्र है अलग अलग, उसका यूज कहाँ पे करना है? तो चर्म ये एक उपयंत्र है, कहाँ पे करना है?
गुदा भ्रंश में बंध बांधने के लिए यूज करना है। वोल्कल का उपयोग कहाँ पे करना है? अस्थि भग्न में कुशा, जो हम लोग अभी प्लास्टर वगैरह करते हैं तो पहले में फिक्स करने के लिए उसको वोल्कल वगैरह बांधते थे। अष्ठीला, पत्थर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? क्रमशः मृतपिंड, लवण पिंड, पाषाण धारण। तो म ल पा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि अष्ठीला में जब हम किसी पेशेंट को रिहैबिलिटेशन देते हैं, पैरालिसिस वाले पेशेंट को, तो पहले थोड़ा कम हल्का, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे देते हैं ना। तो सबसे पहले मृतपिंड, लवण पिंड, पाषाण धारण, ये सीक्वेंस उल्टा पुल्टा करके आ जाएगा। सबसे पहले पाषाण दे देंगे, बाद में लवण देंगे, बाद में मृत दे देंगे। तो अपने को म ल पा ऐसे याद रखना है। सबसे पहले पेशेंट को मृत पिंड, उसके बाद लवण पिंड देना है, उसके बाद पाषाण धारण करने के लिए बोलना है। ये सीक्वेंस याद रखो। फिर मुद्गर, अस्थिगत शल्य विचलनार्थ, अस्थिगत शल्य के विचलन के लिए मुद्गर यंत्र का प्रयोग होता है। जिह्वा, नेत्रगत शल्य हरण। इमेजिन करो, अपने मेरे किसी दोस्त के आंख में शल्य गया है तो मैं उसको कैसे निकालूंगा? जीभ से निकालूंगा। ये सब इमेजिन, अलग चीज है, इमेजिन करो, याद रखो। नेत्रगत शल्य के लिए जिह्वा से। नख, नख का काम क्या है? आहरण, पकड़ के निकालना। जैसे दांत में कुछ फंस जाता है तो हम उसका आहरण करते हैं नख से। छेदन करते, कभी कभी कुछ चीज का छेदन और भेदन करते। हम्म। फिर उसके बाद मुख, मुख में रक्त विष आचूषण के लिए, पिछले जमाने में विष आचूषण के लिए मुख का यूज होता था, रक्त के लिए। फिर बाल, जो केश है अपने, उसका यूज कंठगत शल्य, बहुत बार देखा होगा, मुंह में कुछ अटक जाता है, इसका गांव में प्रैक्टिस चलता है कि मछली का कांटा अटक गया तो उसको बाल खाने के लिए देते हैं। ठीक है। तो बाल का उपयोग कंठगत शल्य, अपरापतन के लिए। और शिरो व्रण भागे बालवर्ती, बाल कहाँ पे रहते हैं? सर पे, वहां पे व्रण हो गया तो वहां पे बाल का वर्ती बना के डाल देंगे। ये तीन जगह, तीनों याद रखना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। अश्वकंटक, ये शाखा का उपयोग कहाँ पे होता है? अस्थिगत शल्य हरण के लिए। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गया। अस्थिगत शल्य हरण के लिए अश्वकंटक या शाखा का यूज होगा, और मुद्गर जो है वो अस्थिगत शल्य विचालन के लिए होगा खाली। तो अश्वकंटक और शाखा, तो अस्थि में अगर कोई व्रण घुस गया है, शल्य घुस गया है, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें धागा बांधते हैं और घोड़े के इधर बांध देते हैं और घोड़े को भागने के लिए बोलते हैं, तो वह शल्य निकल जाता है। या तो फिर एक किसी स्ट्रॉन्ग, बाहुबली में हमने देखा था, वो नारियल के पेड़ को ऐसे बेंड करके और फेंकते तो दूर जाता है। तो वैसे ही व्रण के शल्य के अंदर हमको धागा बांध के किसी शाखा के में बांध देना है और उसको स्ट्रेच करना है, तो वो जब छूटेगा तो अपने आप शल्य बाहर निकल जाएगा। फिर अयस्कांत, इसका अनवबद्ध लोह शल्य निर्हरण के लिए, मैग्नेट। अयस्कांत मतलब मैग्नेट, तो अनवबद्ध लोह शलन के निर्हरण के लिए इसका यूज होता है। इमेजिन करना है, सब याद हो जाएगा। शस्त्र संख्या कितनी बोली है? पाल काप्य ने 10, हारित ने 12, सुश्रुत ने 20, बागभट ने 26। फिर उसके बाद उसके गुण कितने हैं? 6। दोष कितने हैं? 8। ये दोनों दोष दोनों जगह यंत्र और शस्त्र में 8-8 बोले, तो अच्छे से ध्यान में रखो। अणुशस्त्र कितने बोले? 15। शस्त्र कर्म कितने हैं? अष्टविध शस्त्र कर्म 8। चरक ने कितने बोले हैं? 6, पीछे हमने देखा। अष्टांग संग्रह ने कितने बोले हैं? 12। और अष्टांग हृदय ने 13 बोले हैं, जिसमें दहन एक्स्ट्रा बोला हुआ है। नेक्स्ट, शाखा का नाम, शस्त्र का नाम और उसके उपयोग। मंडलाग्र, करपत्र, ये सब ब्लेड्स है। तो इसमें अस्थि छेदन के लिए करपत्र मतलब आरा, एक्स नहीं, एक्स नहीं, सौ, सौ जो है वो करपत्र, जिसके सिरेटेड एजेस रहते हैं, वो अस्थि छेदन के लिए, हड्डी काटने के लिए यूज होता है। मंडलाग्र छेदन लेखन के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है, करपत्र का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए छेदन, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी कुछ तो और रहेगा। तो छेदन ए एंड बी, तो हर एक चीज में याद रखना है। तो एम के सी एल ऐसे बनाया था। एम से मंडलाग्र, के से करपत्र, सी एल मतलब छेदन और लेखन। वृद्धि पत्रक, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार। तो मुद्रिका का यूज कहाँ पे है? कंठगत रोग में छेदन भेदन के लिए मुद्रिका का यूज होता है। उत्पल पत्र, अर्धधार, ये सब छेदन भेदन के लिए। फिर उसके बाद कुशपत्र, आठी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, विस्त्रावण के लिए, ब्लड लेटने के लिए। कुशपुत्र, आठी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चिका और सूची। फिर उसके बाद कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्र, वेदन के लिए। वेदन विस्तारण, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान में रखो। बडिश यंत्र, बडिश कहाँ उपयोग कहाँ पे होगा? शुंडी का अर्म पकड़ने के हेतु बडिश का यूज होता है। और दंत शंकु,
दंत शर्करा हटाने के लिए दंत शंतु का प्रयोग आहरण में करते दोनों का। एषणी, एषण अनुलोमन के लिए। सूची, सीवन और विस्त्रावन के लिए। फिर इसके बाद शस्त्र ग्रहण कैसे करना है। अभी जो शस्त्र है उसको हाथ में पकड़ना कैसे है, उसका भी एक स्टाइल रहता है, तो उसको उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वृद्धि पत्र जो है, मंडलाग्र शस्त्र, तुमने ओटी का भी असिस्ट किया होगा तो वहां पे देखा होगा। जो देता है ब्लेड उसके साइड में रहता है, और सामने से जो लेता है सर्जन, वो उसके हैंडल को पकड़ता है। तो वृद्धि पत्र मंडलाग्र किंचित उत्तान हस्ताने ग्रहण, तो इसको इमेजिन करना है बार बार कि हम होटी में हैं, तो हम ब्लेड्स वगैरह कैसे देते हैं, किंचित उत्तान हस्त से उसका ग्रहण करते हैं। ठीक है। विस्त्रावन के लिए वृंताचा अग्रभाग ग्रहण, विस्त्रावन करना रहेगा तो मतलब जब हम किसी को पंक्चर करते हैं तो वो हम वृंत का अग्रभाग आगे पकड़ते हैं उसको। पेन जब हम लिखते हैं तो पेन कैसे आगे पकड़ते हैं, तो उसका इफिशियंसी एक्यूरेसी अच्छा रहेगा। अगर पीछे पकड़ा तो जिस पॉइंट पे लिखना है उधर पहुंचेगा नहीं। तो इसीलिए विस्त्रावन के लिए जो यूज होता है उसका अग्रभाग ग्रहण करना है। व्रीहिमुख, वृंत तळ हाताने आच्छादलेले जाईल अशा प्रकारे अंगुष्ठ व प्रदर्शनी अंगुलीमध्ये ग्रहण। तो इमेजिन करो, अंगुली में, अंगूठे में और प्रदर्शनी, उन दोनों के बीच में पकड़ के वो अपने बीच में से आ रहा है। जैसे हम ये पकड़ते हैं खाना बनाते वक्त, चम्मच जैसे पकड़ते हैं, चम्मच कुकर में घुमाने के लिए, तो वैसे वो व्रीहिमुख यंत्र को वैसे पकड़ना है। और कुठारी का अंगुष्ठ और मध्यम अंगुली, अंगूठे में और मिडल फिंगर में, इन दोनों में पकड़ना है। इमेजिन करो, सब कुछ को इमेजिन करो। आरा कत्र करपत्र एशनी, इसको मूल भागी ग्रहण, इसको पीछे से ही पकड़ते हैं। अभी 100 देखा होगा, पीछे से पकड़ के ऐसे रगड़ते हैं उसको, तो मूल भागी ग्रहण। फिर से वृद्धि पत्र मंडलाग्र पत्र, ब्लेड को कैसे पकड़ेंगे, किंचित उत्तान हस्त से। विस्त्रावन के लिए आगे के साइड में पेन जैसे पकड़ते हैं वैसे पकड़ेंगे। व्रीहिमुख, उसको कैसे पकड़ेंगे, अंगूठे और प्रदर्शनी में, और बाकी इंस्ट्रूमेंट पूरा अपने पाम पे से पास होना चाहिए, मतलब खाना बनाते हुए जो भाजी बनाते हैं उस टाइप से। कुठारिका अंगुष्ठ और मध्यम अंगुल के में, और आरा करपत्र एशनी, ये सब मूल भाग में। ठीक है। फिर इसके बाद उसका परिणाम, नखशस्त्र एशनी, ये सब 8 अंगुल होना चाहिए। नखशस्त्र और एशनी 8 अंगुल। मुद्रिका प्रदर्शनी अंगुल के अग्र पर्व जितना। मुद्रिका प्रदर्शनी अंगुल के अग्र पर्व के जितना। मुद्रिका का यूज कहाँ पे देखा था हमने, कंठगत रोग में छेदन भेदन करने के लिए। शरारी मुख 10 अंगुल, सूची 2 से 3 अंगुल, और बाकी सब शस्त्र 6 अंगुल होने चाहिए। तो पीजी का क्वेश्चन है कि शस्त्र का इन जनरल प्रमाण कितना है, 6 अंगुल है। शस्त्र कोश मतलब जहाँ पे शस्त्र रखेंगे उस बॉक्स का प्रमाण कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन बागभट्ट ने अष्टांग संग्रह ने किया है। प्रमाण 12/9 अंगुल होना चाहिए। लेंथ 12, ब्रेड्थ 9। शस्त्र दोष कौन से, वक्र कुंठ खरधार अस्थि स्थूल तुच्छ अति दीर्घ अति ह्रस्व। वक्र कुंठ खंड खरधार, वक्र कुंठ खंड खरधार, अति स्थूल अति तुच्छ अति दीर्घ अति ह्रस्व, ये सब शस्त्र के दोष है। अपवाद क्या है इसमें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवाद, ये जो करपत्र जो है ये खरधारी होना चाहिए। 100 जो है वो सिरेटेड एजेस ही होने चाहिए, क्योंकि अस्थि छेदन करना है उससे। फिर शस्त्र की धारा किस प्रकार से होनी चाहिए, 4 प्रकार की शास्त्र धारा के बारे में बताया है। क्या क्या है, एक मसूर भेदन के लिए। तो इमेजिन करो, एक स्टोरी को इमेजिन करो। मसूर की दाल देखो, मसूर की दाल को इमेजिन करो, उसके 2 टुकड़े होते हैं, तो हम उसको फोड़ेंगे, एक मसूर का भेदन करेंगे, तो अर्ध मसूर क्या, जो 2 पार्ट्स हो गए मसूर के, अपने हाथ में 2 कॉटिलेडन्स आ गए उसके, तो उससे हम लेखन करेंगे, रगड़ेंगे, तो लेखन करेंगे। और उसके बाद एक कैशिकी, एक बाल से, केस से, केस मतलब हेयर, केस से क्या करेंगे हम, व्यधन विस्त्रावन। इमेजिन करो, एक फोड़ा है, एक बाल निकाला और उसमें हमने प्रिक करने की कोशिश की, तो व्यधन और विस्त्रावन एक केशिकी, एक बाल से। और उसके बाद अर्ध कैशिकी, आधे बाल से छेदन, आधे बाल, उसका भी आधा बाल किएंगे तो और शार्प हो जाएगा और छेदन काटने का काम आएगा। फिर से एक मसूर है, उसका हम क्या करेंगे, फोड़ेंगे मतलब भेदन करेंगे, और उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़े में से जो अर्ध मसूर होगा उससे हम स्क्रैपिंग, रबिंग करेंगे, तो मतलब लेखन करेंगे। फिर उसके बाद बाल से क्या करेंगे, फोड़ेंगे, तो क्या होगा, वेधन और विस्त्रावन। और अर्ध कैशिकी से छेदन, काटने के लिए और शार्प हो जाएगा तो वो छेदन के लिए यूज होगा। पायना, पायना मतलब धार कैसे बनाते हैं,
तो शार उदक तैल, शार उदक तेल, शारोदक तैल, शारोदक तेल, सही बोलना है, शारोदक तैल। क्षार से शरशल्य को धार लाने के लिए क्षार का प्रयोग होता है। अस्थि छेदन के लिए क्षार की पायना दी जाती है। उदक की पायना किसको देंगे? मांस छेदन। तो चिकन की दुकान को इमेजिन करो, तुमने देखा होगा चिकन काटते हुए थोड़ा सा पानी डालता है और सबको हटा देता है। तो उदक मांस छेदन के लिए, भेदन पाटन करने के लिए। तैल सीरा वेदन, अपने ग्रंथ में आया है बहुत बार कि सीरा वेद करने से पहले भी स्नेहन छेदन करना चाहिए, ऐसा बोला है। तो तेल से सीरा वेदन के पहले, स्नायु छेदन के पहले तेल की पायना देनी चाहिए। क्षार शरशल्य, उदक चिकन की दुकान मांस छेदन के लिए, भेदन पाटन। तेल सिरावेदन के लिए, स्नायु छेदन के लिए। धारा निशान माश वर्णिश लक्षण शिला, तो धारा निशान करने के लिए, उसको और शार्प बनाने के लिए माश वर्णिश जो लक्षण शिला रहती है उसके ऊपर घसते, देखा होगा गांव में धार बनाने के लिए एक पत्थर के ऊपर ऐसे रगड़ते। फिर इसके बाद धारा संस्थापन करने के लिए शालमली फलक का प्रयोग होता है। और योग्य धार कैसा होना चाहिए? रोम छेदी, योग्य धार ऐसी होनी चाहिए। फिर इसके बाद मंडलाग्र, ये गलशुंडिका, वर्तमार्ष्म, मूढ़ गर्भ छेदन, अर्म, सिराजाल लेखन, इन सब के लिए यूज होता है मंडलाग्र। वृद्धि पत्रक, साध्य लूतादंश, रोम शातन, नाड़ी व्रण में वृद्धि पत्रक का यूज होता है। मुद्रिका मूढ़ गर्भ छेदन के लिए। अर्धधार छत्र, ये नाभि नाल छेदन के लिए, जो अपने अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है उसको कट करने के लिए अर्धधार शस्त्र का प्रयोग होता है। कुशपत्र गंभीर पाक में भेदन करने के लिए। शरारी मुख स्नायु केश मूत्र छेदन के लिए। त्रिकुर्चक विस्त्रावन के लिए। बाल वृद्धि नारी सुकुमार नीलिका व्यंग केश शातन, मतलब ये सुकुमार लोगों में अगर विस्त्रावन करना रहेगा तो किस शस्त्र का प्रयोग करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें त्रिकुर्चक। कुठारिका, अस्थि के ऊपर सिरा का छेदन करने के लिए कुठारिका का यूज होता है, उसका अर्ध यव प्रमाण में करना है। व्रीहिमुख यव प्रमाण में, और मांसल भागी सिरावेद करने के लिए व्रीहिमुख शस्त्र का प्रयोग हो जाता है और यव प्रमाण में करते हैं। अल्प मांस भागी सिरावेद करना रहेगा तो व्रीहि प्रमाण में। आरा कर्णपाली वेदन के लिए, आरा 16 चैप्टर कर्ण वेदन चैप्टर है सुश्रुत सूत्र का, वहां पे आरा या सूची का प्रयोग बताया है कर्ण वेदन के लिए। फिर उसके बाद बड़ी शुक्राश्मरी शर्करा मूढ़ गर्भ आहरण के लिए। फिर उसके बाद एशनी, एशनी के प्रकार कितने हैं? हम लोग के टाइम पे ये क्वेश्चन आए थे कि एशनी के प्रकार कितने हैं, तो चरक ने 2 बोले, डल्हन ने 3 बोले हैं। यवपत्र मुखी, तीक्ष्ण कंटक मुखी, गंडू पदाकार मुखी, डल्हन ने 3 प्रकार बोले हैं एशनी के, और चरक ने 2 प्रकार बोले एशनी के। फिर इतर विशेष शस्त्र और इंपॉर्टेंट शस्त्र कौन से है? पालकाप्य ने रंपक बोला है नख छेदनार्थ के लिए। तो आज से हमारा जो नेल कटर है उसको नेल कटर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? रंपक, मुझे रंपक चाहिए पाद शोधनार्थ। और वत्सदंत, ये एक्स्ट्रा बोला है पालकाप्य ने। हारित, हारित ने कंकपत्र, करवीर पत्र, रुद्रपद, शूली, ये बोला है। वाग्भट ने सर्पास्य ऐसा बोला है, तो वो नासा कर्णार्श छेदन के लिए। अर्धचंद्रानन मृत गर्भ के हस्त छेदन के लिए। लिंगनाश वेदनी शलाका ताम्र युक्त होनी चाहिए, लिंगनाश वेदनी शलाका ताम्र से बनी हुई होनी चाहिए। कुर्च नीलिका केशवंग को उखाड़ने में और कुट्टन करने के लिए कुर्च का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट खज, ये ताम्र लोह युक्त होना चाहिए। नाक से रक्तस्रावन के लिए खज का प्रयोग होता है। यूथिका कर्णपाली वेदन के लिए। तो देखो कर्णपाली वेदन के लिए और एक शस्त्र मिली है यूथिका। पहले क्या देखा था हमने? आरा, और क्या देखा है? सूची। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कर्ण वेदन सूची, अति मांसल कर्णपाली वेदन के लिए यूज करना है। ठीक है, तो इसके बाद अणुशस्त्र, अणुशस्त्र का उपयोग कहाँ पे करना है? सुकुमार लोगों में जो डरते हैं शस्त्र से। तो बालक में, शस्त्र भीरु में, और शस्त्र के अभाव, तीनों क्वेश्चन अणुशस्त्र का प्रयोग कब करना चाहिए? ऑप्शन 1 बाल में, ऑप्शन बी शस्त्र भीरु में, ऑप्शन सी शस्त्र के अभाव में। ऑल ऑफ दिस। संख्या कितनी बोली है अणुशस्त्र की? 14 बोली है। अष्टांग संग्रह और सुश्रुत ने कितनी बोली है? 17 बोली है। श्रेष्ठ शस्त्र कौन सा है? चरक के हिसाब से जलाऊ का, और सुश्रुत के हिसाब से क्षार। वेरी इंपॉर्टेंट, चरक के हिसाब से जलाऊ का, सुश्रुत के हिसाब से क्षार, क्योंकि क्षार अग्निकर्म किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है, चरक ने नहीं बोला है ये सब। सुश्रुत ने चरक ने जलौका वगैरह का यूज बोला है, तो इसलिए जलौका उनके हिसाब से श्रेष्ठ है, और सुश्रुत ने क्षार बोला है। अलग अलग नाम कौन से अनुशस्त्र के? तो त्वकसार, स्फटिक, काच, कुरुविंद, जलौका, अग्नि, क्षार, नख, गोजी, शेफालिका, शार्क पत्र, करीर, बाल और अंगुली।
तो अणुशस्त्र और उपयंत्र दोनों में कॉमन कितने हैं? 5 है। कौन से हैं? नख, बाल, अंगुली, शार, अग्नि। ठीक है, तो इमेजिन करो, एक उंगली का फोटो बनाओ, उंगली के ऊपर ही नख है और बाल, केश, और शार और अग्नि। भेदन के लिए त्वक, सार, स्फटिक, काच, कुरविंद, इसको त्वक चतुर्वर्ग बोलते हैं। त्वक चतुर्वर्ग, पीजी का क्वेश्चन आता है। त्वक चतुर्वर्ग किसको बोलते हैं? त्वक, सार, स्फटिक, काच, कुरविंद, या त्वक त्वक चतुर्वर्ग, इन सब में ये सब आता है। आहरण, छेदन, भेदन के लिए नख का प्रयोग होता है। मुखगत, वर्तमगत विस्त्रावन के लिए गोजी, शेफालिका, शातपत्र। एशन के लिए करीर, बाल और अंगुली के लिए यूज करते हैं। अष्टांग संग्रह ने 17 बोले हैं, जिसमें 14 सेम टू सेम है। सूर्यकांत त्वकदाह के लिए, समुद्र फेन लेखन के लिए, और शुष्क गोमय घर्षण के लिए। हम लोग यूज करते हैं बहुत बार गोमय, जब जलौका नहीं लगती है तो घर्षण के लिए शुष्क गोमय का प्रयोग करते हैं। योग्या विधि, योग्य मतलब प्रैक्टिस, डायरेक्ट पेशेंट पे करने से अच्छा पहले योग्य करो, अलग अलग फल पे, सब्जियों पे करना है। फिर योग्य सम्यक कर्माभ्यास, ऐसे डलन बोलते हैं। सुबहुश्रुतो अपि अकृत योग्य कर्मसु अयोग्य भवति। बहुत अच्छा बोला है। सुबहुश्रुतो, मैंने सुना सब कुछ है, मैंने देखा सब कुछ है, लेकिन अकृत योग्य, किया नहीं है, तो कर्मसु अयोग्य भवति, तो उसको करना नहीं चाहिए। ठीक है, कर्म क्या है और सुयोग्य कहाँ पे करना चाहिए, पीजी का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले उत्कर्तन, छेदन, काट के बाहर निकालना, किस पे करना है? पुष्प फल पे, अलाबू पे। जैसे दूधी हम काटते हैं वैसे अलाबू। कालिंदक, त्रपूस मतलब ककड़ी, एरवारुक मतलब खीरा, उस पे हम लोग को कट करके, छेदन मतलब कट करके बॉडी से अलग करना है। भेदन मतलब सिर्फ जो आशय रहता है उसको फाड़ना है। उदक, उदक पंख, एक कीचड़ से या पानी से भरा हुआ बस्ती जैसा, ब्लैडर जैसा, उसके ऊपर भेदन करना है। उदक पूर्ण, पंख पूर्ण धुति, बस्ती। फिर लेखन, सरोम चर्म, जिसपे बाल है ऐसे चर्म पे लेखन करना है। वेदन कहाँ पे करना है? मृत पशु की शिरा पे और उत्पल नाल पे। उत्पल नाल 2-3 जगह पे आए हैं, इसको अच्छे से याद रखो। उत्पल नाल में वेदन करना है। एशन कहाँ पे करना है? घूनोपहत काष्ठ पे, जिस काष्ठ में अंदर से हॉलो हो गया है वहां पे एशन करना है। वेणु और उत्पल नाल में, देखो उत्पल नाल फिर से आया है। फिर उसके बाद एशन, एशन कहाँ पे करना है? घूनोपहत काष्ठ पे, वेणु में, कमल नाल में, और शुष्क अलाव पे। आहरण कहाँ पे करना है? पनस, बिंबी, जैकफ्रूट के बीज कैसे हम निकालते हैं, तो वो आहरण करना है बिंबी पे, बिल्व फल मज्जा में से, और मृत पशु के दंत को आहरण करके देखना है। अभी नीचे देखो, कॉमन जो है कमलनाल कॉमन है, कहाँ कहाँ पे उस पे योग्य करना है? वेधन, एशन, कर्ण संधि बंधन। नेक्स्ट, विस्त्रावन कहाँ पे करके देखना है? मधुचिष्ट आच्छादित शालमली फलक पे। सिवम कहाँ पे करना है? सूक्ष्म घन मृदु, घन वस्त्र पे और मृदु चरण पे सिवम करना है। बंधन, पुरुष के अंग प्रत्यंग विशेष पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे बंधन करके देखना है। कर्ण संधि बंधन कैसे करेंगे? मृदु चर्म पे करेंगे, मांसपेशी पे करेंगे, और उत्पलनाल पे करेंगे। अग्नि क्षार कर्म, मृदु मांस खंड, चिकन की दुकान पे लाना है, 1-2 पीस लेके आना है, उस पे अग्नि कर्म क्षार कर्म करके देखना है। नेत्र प्रणिधान, बस्ती पीड़न, उदक पूर्ण घट पे, अलाभों पे करना। क्षारपाक विधि, क्षारपाक विधि परिभाषा सुश्रुत ने क्या बोली है? तत्र शरणात् शननाद वा शारः, तत्र शरणात् शननाद वा शारः। चरक क्या बोलते हैं? भित्वा भित्वा आशयान, शार शरत्वात् शरयति अधः। शस्त्र अणुशस्त्रेभ्य शार प्रधानतम, शस्त्र अणुशस्त्रेभ्य डैश डैश प्रधानतम, तो शार है उसका। फिर शायद शार प्रधानतम असण्याचे कारण क्या है? शार प्रधानतम क्यों है? क्योंकि सुश्रुत क्या बोलते हैं? छेद्य, भेद्य, लेख्य, ये सब चीज करता है वो। त्रिदोषण है, और विशेष क्रियावचरण, जितना हमको चाहिए उतना ही काम करेगा, तो ऐसा, इसीलिए क्षार श्रेष्ठ है। फिर अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं? विषमेशु अपि, विषम जो रहेगा उसमें भी यूज कर सकते हैं। अति कृच्छ्रेश रोगेशु, उधर भी यूज होता है। और पित्तार्श विशेष अवचरण, पित्त में क्षार का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मृदु क्षार का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो पित्तार्श विशेष अवचरणात् यच्च पाने अभी शस्यते, पान के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए क्षार प्रधानतम है। गुणकर्म क्या है? नाना औषधि पासून उत्पन्न, अलग अलग प्रकार के औषधियों से बनाए हैं, इसलिए त्रिदोषग्न बनता है। शुक्लवर्णी है, इसीलिए सौम्य है। अति सेवन किया तो
पुंसत्व नाश करेगा। पुंसत्व द्रव्यों में श्रेष्ठ क्षार है, सच्चरक कहते हैं। क्षार के गुण 8 है, भागवत ने 10 गुण बोले हैं। नाति तीक्ष्ण, नाति मृदु, पिच्छल, अविशंदी, शिव, शीघ्रकारी। तो ये शिव को अच्छे से ध्यान रखो। शिव मतलब एक ही जगह रहता है, एक के ऊपर एक ऐसे बनता है, वो फैलता नहीं है। फिर उसके बाद शीघ्रकारी है, वाग्भट ने 10 बोले हैं, जिसमें से 7 कॉमन है। शिव की जगह पे शिखरी बोला है, सुख निर्वाप्य बोला है, नच अतिरुक बोला है। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखो इसको। क्षार के दोष कितने हैं? सुश्रुत ने 9 बोले हैं, वाग्भट ने 10 बोले हैं। तो 9 कौन से हैं? अति मृदु, अति श्वेत, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति पिच्छल, सर्पी, अति सांद्र, अपक्व, हीन द्रव्य। ये सब क्षार के दोष है। अकबट ने 8 सेम बोले हैं, अति श्वेत की जगह पे अति शीत बोला है और तनु बोला है। क्षार के 2 प्रकार हैं, पानीय, प्रतिसारणीय, और 3 भी है, मृदु, मध्य, तीक्ष्ण। मृदु क्षार कौन से है? एरंडनार और कदली क्षार। मध्यम क्षार कौन से है? स्नोही मध्यम मूलक क्षार और तीक्ष्ण स्नोही क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ठीक है, ये खत्म कर लेते, एक क्षार खत्म कर लेते। फिर क्षारांतर, पानीय क्षार और प्रतिसारणीय जो क्षार है, पानीय मतलब जिसको हम पी सकते हैं, प्रतिसारणीय क्षार मतलब जिसको हम लगा सकते हैं। तो उससे यूज कहाँ कहाँ पे है और मात्रा कितनी है वो सब देख लेते हैं। पानीय क्षार अवक्वाथ के जैसा रहेगा, इसीलिए पी सकते हैं। किस किस व्याधि में यूज होता है? गर्म में, गुल्म में, उदर में, अजीर्ण में। मृदु रहेगा तो 2 गुंजा, मध्यम की मात्रा नहीं बोली है, तीक्ष्ण के लिए 8 गुंजा। प्रतिसारणीय ये चूर्ण के जैसा रहता है, तो ये सुप्त, मुख रोग में, अर्श में, कुष्ठ आदि रोग में यूज होता है। मृदु की मात्रा 2 पल, मध्यम की मात्रा 1 पल, तीक्ष्ण की मात्रा आधा पल। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको याद करो। जो तीक्ष्ण क्षार की मात्रा कितनी है? आधा पल, उसका डबल 1 पल, उसका डबल 2 पल। फिर उसके बाद कृमि में, विष में, अर्श में, प्राणीय और प्रतिसारणीय दोनों ही क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखो। पानीय, प्रतिसारणीय क्षार कहाँ पे यूज कर सकते हैं? कृमि में, विष में, अर्श में और विद्रदी में। मृदु, मृदु को ही संव्यूहीन ऐसा क्षार बोलते हैं। ये पीजी का क्वेश्चन आता है कि संव्यूहीन ये किसका पर्याय है? तो मृदु क्षार का पर्याय है। अप्रतिवाप, तीक्ष्ण को क्या बोलते हैं? पाक्य। शुक्ति प्रमाणत श्लक्ष्ण चूर्ण का प्रतिवाप करना चाहिए। फिर क्षार का निर्माण शरद ऋतु में करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षार का निर्माण शरद ऋतु में करना चाहिए। क्षार अयोग्य कौन कौन है? प्रमेह, उदवृत्त, अपवृत्त फलयोनि, नेत्र रोग, वर्तम रोग व्यतिरिक्त सब जगह पे हम क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। फिर मर्म, शिरा, स्नायु, तरुणास्थि पे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक दग्ध, क्षार से दग्ध किया तो सम्यक दग्ध कब होगा? कृष्णता आ जाएगा तो विकार का शमन हो जाएगा, लाघवता और अनास्त्राव। हीन दग्ध हो गया तो तोद, कंडू, जाड्य और व्याधि की वृद्धि हो जाएगी। अति दग्ध हो गया, स्त्राव, अंगमर्द, मूर्छा। क्षार शमन के लिए क्या करना है? सर्पी और मधुक युक्त अम्ल वर्ग का प्रयोग करना है। यहाँ पे हम रुकते हैं।